So now in today's class, our target is to start with the 5 marker question. अब सर ये जो 5 marker question है हमारे पास, ये कहाँ आता है? हमारे पास 5 marker question जो है वो बेसिकली हमारे पास द एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस दिस इन पेपर 1। और पेपर 1 के अंदर भी स्पेशली हमारे पास सेक्शन ए के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो 5 marker क्वेश्चन होता है। और 5 marker का जो क्वेश्चन अक्सर देखा गया है वो यूजुअली बहुत टेक्निकल होता है हमारे पास। तो सर 5 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या क्या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट वी नीड टू अचीव इन दिस 5 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू assess and we need to complete, what are the assessment objectives that a student or candidate should meet। सबसे नंबर वन नॉलेज रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, एंड द थर्ड थिंग एनालिसिस रिक्वायर्ड है। और एनालिसिस भी जो आपके यहाँ पर होंगे वो फर्दर एनालिसिस होंगे आपके पास। अब सर, can you help us in understanding that what is the difference between analysis and further analysis? So before starting the attempt, before the attempting of the question या before starting the question, हम एक काम ये करते हैं कि एक example लेते हैं और समझते हैं कि सर what is the difference between analysis and further analysis and how they are different। तो आज जरा concept develop करते हैं पहले। Let's suppose हमारे पास एक example है जिसको हमें समझना है। अब से एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लेट्स अंडरस्टैंड दी पिरामिड। हम पहले बनाते हैं एक पिरामिड और इस पिरामिड के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास। अब पिरामिड के अंदर हमारे पास सबसे जो बेसिक और सबसे जो पहली चीज है दैट इज नोन एज द नॉलेज। knowledge regarding the keyword or the topic or the particular thing that the answer is focused on or the question is focused on। सबसे पहली चीज आपकी नॉलेज है। इसके बाद सेकंड चीज जो आपके पास है दैट इज नोन एज एप्लीकेशन, that is to consider, that is to apply your understanding and knowledge with the given business situation। इसको consider करना है। थर्ड थिंग आपके पास है that is known as analysis, the causes, the impact, the consequences, the benefits, the drawbacks, that is known as an analysis। then we have further analysis कि एनालिसिस प्लस एनालिसिस मतलब लॉन्ग टर्म क्या होगा हमारे पास, what would be the long term impact, consequence, advantage, disadvantage। then we have developed analysis। so now what is developed analysis? Developed analysis का मतलब क्या है कि whatever the analysis you are doing, whatever the further analysis you are doing, how it is related to the business situation that has been provided by the examiner or the situation that has been given। and the last thing is known as evaluation। आजे जरा समझते हैं। ये तो हमारे पास एक पिरामिड हो गया ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जब आप सिलेबस को देखेंगे, आप बुक को देखेंगे या रेफरेंस बुक्स को आप देखेंगे तो वहां पे 4 ही चीजें गिवन होती है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, दैट्स इट। मैंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया दैट हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स। नाउ आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट कि किस तरीके से होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस है, उसने यहाँ पे प्लान किया है इन द वर्कफोर्स प्लानिंग दैट दे आर गोइंग टू train and they are going to follow the training and development process that is known as staff training and development। अब staff training and development is a particular method that actually helps the organization in enhancing the skills so that the performance of the workers can get better or they can perform well at the workplace। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इट्स अ नंबर वन थिंग के बेसिक चीज होती है हमारे पास स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट्स वन ऑफ द फंक्शन और इट्स वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR डिपार्टमेंट। अब से जो स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया है, सही है। अब डिसीजन जब ले लिया है तो उससे होगा क्या, उससे यहाँ पे हमारे पास वर्कर्स की जो स्किल्स होंगी वो एनहांस हो जाएंगी। The management has decided to provide the staff training and development to the workers so that the enhancement of skills of the workers can take place। Workers की skills क्या होंगे, enhance हो गए। अब जब workers की skills enhance हो गई हैं तो यहाँ पे now they are motivated, they are more efficient and they are productive। ये क्या हो गए,
मोटिवेटेड हो गए वर्कर्स, एफिशिएंट हो गए, प्रोडक्टिव हो गए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनालिसिस। ये हमारे पास क्या हो गए, एनालिसिस, कि थ्रू स्टाफ एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द वर्कर्स कैन गेट मोटिवेटेड, द वर्कर्स कैन बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। ये हमने एनालाइज करा है कि इट्स एन इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एनालिसिस हमने कर लिया, तो सर फर्दर एनालिसिस क्या होंगे? फर्दर एनालिसिस ये होंगे कि अब ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एफिशिएंट हो गए। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो इससे बिजनेस की जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे बिजनेस इज गोइंग टू बिकम प्राइस कंपैटिटिव, कि वो अपनी प्राइसेस को लोअर डाउन कर सकता है क्योंकि उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो चुकी है। तो इट इज नोन एज फर्दर एनालिसिस। कि एनालिसिस, फिर फर्दर एनालिसिस क्या हुआ हमारे पास, कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि आगे और क्या होगा, और क्या इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, दैट इज नोन एज फर्दर एनालिसिस। मोर थिंग दैट वी हैव व्हिच इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस। अब ये तो एक जनरल एग्जांपल थी टू डिस्कस, तो सिर्फ डेवलप्ड एनालिसिस का मतलब क्या है, कि अब आप यहाँ पे ये जो एनालिसिस आपने करे हैं, ये जो इम्पैक्ट आपने शो किया है ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बिजनेस, इससे जो एफिशिएंसी बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, बिजनेस प्राइस कंपैटिटिव बन रहा है, यू नीड टू शो द लिंक बिटवीन दिस एंड द गिवन सिचुएशन। अब लेट्स सपोज एक बिजनेस है, सिचुएशन गिवन है, और वो बिजनेस बड़ी कंपैटिटिव मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। सर कंपैटिटिव मार्केट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है, कस्टमर फॉरेन से जो है ना वो चूज कर सकते हैं किसी और पर्टिकुलर बिजनेस को। तो वहां पे आपको अपनी प्राइसेस कम करने से बेनिफिट ही होगा, दैट यू कैन compete विद द अदर competitors इन द मार्केट। तो बेनिफिट होगा ना, कि आप लिंक कर देंगे कि द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स competitiveness इन द मार्केट व्हेन द मार्केट इज competitive और द बिजनेस इज फेसिंग द इंटेंस कंपटीशन। तो ये जो आपने किया, दैट इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस, कि आपने लिंक शो किया है कि हाउ दिस इम्पैक्ट इज गिविंग अ बेनिफिट टू अ बिजनेस व्हेन द मार्केट इज competitive और वी हैव हाई अमाउंट ऑफ इंटेंस कंपटीशन। दैट इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस। सो एप्लीकेशन एनालिसिस के बीच में जो फर्क है वो ये होता है कि एनालिसिस का मतलब है कि यू आर कंसिडरिंग द कॉजेस, इम्पैक्ट, advantages, disadvantages, that is doing analysis. Application is to consider how it's a benefit to the business, how it's a drawback to the business, how it is going to create an impact on the business according to the situation that has been given by the examiner. Is it clear? And the question is, question देखिएगा हमारे पास, question is of chapter stakeholders. Analyze one way in which conflict between stakeholders may affect a business. 5 marks, and the question is of May June 2023. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो है, दैट इज एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स में अफेक्ट अ बिजनेस। अब यहाँ पे कॉमन ब्लंडर क्या होगा? बेसिकली कॉमन ब्लंडर हमारे पास ये होगा कि अक्सर बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक ये करेंगे कि बच्चे कहेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर ग्रुप हो रहा है उसको यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे आंसर। लेकिन इन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। इस चीज को यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें नॉलेज लिखनी है। नॉलेज किसकी होगी हमारे पास? नॉलेज वुड बी ऑफ स्टेक होल्डर्स। हम डिफाइन कर देंगे
Stakeholders are the groups of individuals who are connected to the business activity and they get affected by the business activity or decisions, whether directly, indirectly, positively or negatively. तो यहाँ पे you are going to secure the marks of knowledge stakeholders. फिर यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे पास स्टेक होल्डर्स के बीच में वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। कि जो हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स होते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से द कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस। प्राइसेस ओनर ज्यादा चार्ज करता है क्योंकि उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। कस्टमर्स वांट्स द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइसेस, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव इज द कॉज जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पे वन वे बताना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यू नीड टू शो अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो करनी पड़ेगी कि हाउ अ पर्टिकुलर वन वे पूछा है ना आपसे, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी और एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होगा। यू नीड टू शो एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल किसकी ले, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास मैनेजर ऑफ अ कंपनी है और दूसरा हमारे पास कौन है, शेयर होल्डर है। तो मैनेजर एंड शेयर होल्डर दीज आर दी टू डिफरेंट, हमारे पास कौन है, दीज आर दी टू डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स ऑफ अ कंपनी। और हमारे पास बिजनेस कौन सा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास मैनेजर भी होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं। मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास एक्सपेंशन। और जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू गेट हायर डिविडेंड्स, क्योंकि इन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट का रेशियो मिले। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे डिविडेंड दे दिए टू द शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब एक्सपेंशन नहीं होगी और बिजनेस और कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। क्योंकि सवाल ये नहीं पूछ रहा कि एनालाइज वन वे हाउ अ कॉन्फ्लिक्ट माइट अकर बिटवीन द टू स्टेक होल्डर ग्रुप्स। सवाल ये है कि हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस। तो इन दिस केस अगर हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे देंगे तो यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट नहीं होगी एंड द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी माइट गेट अफेक्टेड। So this is how the conflict is going to affect the business growth and the expansion of the company. So now we have a second question, और second question हमारे पास है, analyze one impact on the workforce of effective communication of business objectives, 5 marks, and the question is of May June 24। सबसे रिसेंट हमारे पास क्वेश्चन है ऑफ मई जून 2024, 5 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो नॉलेज हमारे पास किस चीज की आएगी, वी आर गोइंग टू डिफाइन कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक। सो वी नो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स, गोल्स एंड टारगेट्स दैट अ बिजनेस सेट्स टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर कुछ एग्जांपल देते हैं, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाटएवर। सेकेंड, अब हमारे पास हमें बताना है कि इम्पैक्ट क्या आएगा ऑन द वर्कफोर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन of objectives may bring a benefit to a business, कैसे, as it provides them a sense of target to achieve। जब हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे
बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली टू द वर्कर्स, तो वर्कर्स को एक सेंस ऑफ टारगेट मिलता है। अब जब वर्कर्स को एक सेंस ऑफ टारगेट मिलता है, तो अब उनके पास एक डायरेक्शन है, उनके पास एक पर्टिकुलर एम है जिसकी वो काम करेंगे, जिससे वर्कर्स की जो मोटिवेशन होगी हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी, एंड दे विल बी सेटिस्फाइड एट द वर्क प्लेस। और जिससे फर्दर हमारे पास एनालिसिस बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे वर्कर्स की सेंस ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाएगा। अब सर रिटेंशन रेट का मतलब क्या होता है कि द वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जो लेबर टर्नओवर होता है ना, कि लेबर वर्कर्स छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो नहीं होगा यहाँ पे। वर्कर्स की जो रिटेंशन रेट होगा वो बढ़ जाएगा, एंड इट्स अ बेनिफिट। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा। दिस इज हाउ इट इज डन। कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है ना हमारे पास, तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस हमें करने पड़ेंगे, फर्दर एनालिसिस।